गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एक और नई वीडियो के अंदर। वेलकम टू लर्न्स ब्राइट यूट्यूब चैनल। स्वागत है तुम्हारा एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज के हम लोग लेक्चर में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को खत्म करने वाले हैं विद इन 20 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स में तुमको कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करवा दो, है ना। लेकिन पहले ही ये बात क्लियर कर देता है कि ये लेक्चर अगर आप जो है यहाँ पे इस लेक्चर को एज अ डिटेल लेक्चर देखने आए हो, अगर आपने इस चैप्टर को पहले कभी कर नहीं रखा है, लेकिन अगर आपको इसको एज अ डिटेल में चाहिए तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए नहीं है। आप इसको स्किप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको डिटेल लेक्चर की, हमारे चैनल पर ही इस चैप्टर का डिटेल लेक्चर है, वो आप जाके देख सकते हो। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इट्स ऑलमोस्ट नवंबर नाउ, है ना। अब नवंबर खुलने वाला है, देन दिसंबर एंड देन जनवरी, तो आपके प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं। तो अब आपके पास कोई चांस नहीं कि आप हर चैप्टर को डिटेल में उठा करके देखो। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आप अब जो है एक डिटेल लेक्चर देख रहे हो, लाइक 1 आवर 2 आवर का लेक्चर देख रहे हो किसी एक चैप्टर के लिए, तो वो सही नहीं रहेगा। आप ऐसे लेक्चर्स देख सकते हो जिसमें आपको चैप्टर को 30 मिनट्स में एक ओवरव्यू दे दिया आपको चैप्टर का कि आपको चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ना। बहुत डीप में नहीं घुसे हैं और बहुत ऊपर ऊपर से लाइक नॉर्मली आपको पूरे चैप्टर को कवर करवा रखा है ना, ताकि आप इससे लेक्चर्स देख करके सिर्फ लेक्चर देखो। 30 मिनट्स का लेक्चर हो जाएगा, देन एनसीईआरटी पढ़ लो, आपका पूरा चैप्टर खत्म। देन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लो, चैप्टर खत्म, नेक्स्ट चैप्टर में मूव कर सकते हो। अगर आपका सिलेबस अब तक नहीं हुआ है तो, अगर सिलेबस हो चुका है तो आप इस लेक्चर को एज एन रिविजन लेक्चर देख सकते हो। बट अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये आपके लिए नहीं है। बट मैं कोशिश करूँगा अगर आपको डिटेल में करवा दो तो स्टार्ट करते हैं फटाक से। बिकॉज रिविजन है तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में आपको खत्म करना है। ठीक है, देखो इस लेक्चर को ना मैं तुम्हारे लिए सिर्फ स्लाइड्स को कराऊंगा। फिर स्लाइड्स से हम कुछ पढ़ने नहीं वाले, ठीक है। स्लाइड्स आपको पॉज करके पढ़नी है तो पढ़ लो, स्लाइड्स में तुम कुछ नहीं पढ़ाना हो। मैं जितनी चीज़ें तुम्हारे लिए यहाँ प्रेजेंट करने वाला हूँ, जो स्लाइड्स में लिखी हैं, बेसिकली वही चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे जो है शॉर्ट फॉर्म में तुम्हें समझा दूंगा हिंदी में। ठीक, इकोनॉमी होती क्या। अब अगर कोई इंसान पैसा इनकम अर्न कर रहा है, पैसा या इनकम अर्न कर रहा है ना, किसी वर्क से, कहीं किसी चीज़ से, अगर आपके फादर है वो कहीं बिजनेस कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से जो वो इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। वो कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, है ना। अब वो पैसा कमा रहे हैं तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, है ना। और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के जैसे हमारी इकोनॉमी, जो हमारा पैसा है, जो पैसे का जनरेशन है, जो इनकम है हमारी कंट्री की, वो बढ़ती है और इसको हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो चैप्टर में सेक्टर्स दिए हुए हैं, तो बेसिकली ये सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर्स हैं ना, ये सारे सेक्टर्स बिजनेस के रिवॉल्व करने वाले सेक्टर्स हैं, बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। मतलब जितने भी सेक्टर्स तुम पढ़ोगे ना, ये सारे बिजनेस के थिंग्स रिवॉल्व करेंगे। अब बिजनेस करता क्या, हम सब जानते हैं कि धंधा करता क्या। आप सामान को प्रोड्यूस करते हो, है ना। कोई भी सामान है उसका जो है आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, है ना। उसका जो बनाने का सामग्री है, ठीक है, उसे खरीदते हो, है ना। उससे आप मैन्युफैक्चर करते हो, एक सामान बनाते हो, और उस सामान को आप कंज्यूमर को, जो भी आपका कंज्यूमर है, उसे बेच देते हो मार्केट में। तो इस तरह काम बिजनेस का होता है ना। अब हम लोग उसी के बिजनेस जो है यहाँ पे, जो सामान बनाने का काम है, ठीक है, जो सामान जो रॉ मटेरियल सामग्री लाने का काम है ना, और सामान को बनाने का काम है ना, और उस सामान को बिजनेस से पहुँचाने का काम है। और इन तीनों चीज़ों को हम लोग सेक्टर्स के थ्रू समझने वाले। ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, इस सेक्टर्स के थ्रू रिवॉल्व करती है ना। इसमें हर एक सेक्टर का अपना अपना अलग अलग रोल होता है, हर एक सेक्टर अपना अलग अलग काम करता है यहाँ पे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बिजनेस काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व है, वो भी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं ना, वो हम लोग मेनली 3 सेक्टर्स पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देन हम लोग जो बिजनेस 2 सेक्टर्स में रिवॉल्व है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। देन जो 2 और सेक्टर्स हैं वो है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो हमने कहा कि सामग्री, रॉ मटेरियल लाना, ये काम होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब बेस सेक्टर, पहला सेक्टर होता है ये। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, उसको निकाला जाता है, ठीक है। किसी भी सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले उसके रॉ मटेरियल्स लगेंगे। जब रॉ मटेरियल्स लाओगे तभी तो उससे कुछ प्रोडक्ट बना पाओगे। तो ये रॉ मटेरियल जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे डेयरी और फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होता है, अब अपने सामग्री लेके आ गई, है ना, आपने सामग्री लेकर आ गए, रॉ मटेरियल्स लेकर आ गए। अब इंडस्ट्रीज़ में, जो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे आप मशीन्स के थ्रू या वर्कर्स के थ्रू जो है उस सामग्री से कुछ प्रोडक्ट बनाते हो। मैं तुम लोगों को एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो है एक बुक ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बुक ही नजदीक में पड़ी हुई बुक है, ठीक है। अब ये बुक बनती कैसी है, इसके लिए सामग्री कौन सी चाहिए, रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए। हम सब जानते हैं कि अंदर के जो पेपर्स हैं, इन पेपर्स को बनने के लिए चाहिए वुड। वुड के लिए हमको जो है ट्रीज कट करनी पड़ती है, वहाँ से वुड एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल हमारे क्या हो गया, वुड हो गया, है ना। वुड और ट्री ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स मतलब प्राइमरी सेक्टर। तो वहाँ से हमने वुड निकाला, ठीक है। वुड से हमने जो है सेकेंडरी सेक्टर में आकर के इंडस्ट्रीज एंड मशीनरीज में इसको, वुड को पेपर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम होता है सेकेंडरी सेक्टर का, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, अब आपकी ये बुक बन गई,
ठीक है, आपने वुड लाया, आपने वुड से पेपर बनाया, पेपर बना दिया, बुक रेडी है। अब ये बुक रेडी है तो बिजनेस का काम क्या होता है, उसको प्रॉफिट जनरेट करना है, उसको इस बुक को जाकर के मार्केट में बेचना है ना। जब वो इस बुक को जाके मार्केट में बेचेगा तब तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, बेसिकली सर्विस सेक्टर होता है। सर्विस सेक्टर मतलब अब इस बुक को बिजनेस को मार्केट में पहुंचाना है, तो वो किसकी हेल्प लेगा, एक ट्रैवलर की, एक ट्रक ड्राइवर की हेल्प लेगा, जो इस बुक को लोड करके अपने ट्रक में जो है यहाँ पे रिटेल शॉप्स में जो है ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर। यहाँ पे हम लोग सर्विसेज कर सकते हैं। सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर इज ऑल्सो गिविंग सर्विसेज टू द पेशेंट्स, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट्री है ना, टूरिज्म इज ऑल्सो सेक्टर, वो भी एक सेक्टर है। एजुकेशन सर्विसेज वो भी एक सेक्टर है। एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो इट्स ऑल्सो सर्विस, तो ये भी टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का जो यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हुए हैं ये आप पढ़ सकते हो बिल्कुल, ठीक है। कंपेयर द थ्री सेक्टर्स, अब इन तीन सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे कि इन तीन सेक्टर्स में ग्रोथ कितनी हुई है, ठीक है। ग्रोथ कितनी हुई है, इन तीनों सेक्टर्स की अलग अलग ग्रोथ होती है ना। उन ग्रोथ्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में हर साल बहुत लार्ज अमाउंट में जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इन तीनों सेक्टर्स में जो है अलग अलग तरीके के लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर रॉ मटेरियल लाना है तो उसके लिए लेबर्स लगेंगे। मशीन्स तो हमारे पास है सेकेंडरी सेक्टर में, बट वहाँ पे तो हमको वर्क करने के लिए लेबर्स तो लगेंगे ना। ऑल्सो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक ड्राइवर्स लगेंगे, तो उस सर्विसेज के लिए भी लोग तो लगेंगे अपने को, ठीक है। तो ये इस बार इस सेक्टर में इस साइड में बताई गई है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज जो है ना दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो दो टाइप्स होते हैं, कौन से नाम से, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स क्या होता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हम लोग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक सी, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। हमने ये बुक ले ली, अब हमने बुक बनाई, ये बुक क्या है, ये बुक फाइनल गुड है, ठीक है। हमारा मकसद क्या था, ठीक है, हमारा मकसद क्या था कि वो जो वुड हमने लेकर आया, जो हमने रॉ मटेरियल सामग्री लेकर आई है, उस सामग्री को प्रोसेस करके हम एक बुक बनाए। तो ये हमारा जो एंड गोल था बुक बनाना, तो ये बुक क्या हो गई हमारे लिए, फाइनल गुड है, ठीक है। फाइनल गुड, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं बना सकते। अब इस बुक से क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। इस बुक को डायरेक्ट जाके मार्केट में बेचेंगे, तो ये हमारे लिए फाइनल गुड हो गया। लेकिन इस बुक को बनाने के लिए हमको चाहिए क्या, वुड। तो वुड से जो हमने उस वुड की हेल्प से, है ना, वुड एंड दिस प्लास्टिक, इसकी जो हेल्प से जो स्ट्रिंग्स है ना, इनकी हेल्प से जो हमने फाइनल गुड बनाया, ऐसे गुड्स को, इन अलग अलग गुड्स को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स जो हमने बात करी, रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल बेसिकली इसके लिए वुड होगा। रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है जो कि नेचर से आती है, नेचुरल थिंग्स होती है, उसको हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं, है ना, जिससे हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स को प्रिपेयर कर पाते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स को प्रिपेयर कर पाते हैं, ओके। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, विच इज यूज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स। इसका मतलब हम लोग को एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जो आपके ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज, अब ट्रीज से क्या बनते हैं, ट्रीज से टायर्स बनते हैं, ठीक है। ट्रीज से टायर्स बनते हैं। अब वो ट्रीज से टायर्स जो बने, वो टायर्स क्या है, आपके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्यों, बिकॉज टायर्स का तो ऐसा कुछ वर्क नहीं है। टायर्स को अगर आप लोग बनाते हो तो क्या काम है उसका, नहीं। लेकिन जब आप उस टायर को एक कार में या एक व्हीकल में अगर आप अटैच करते हो तब उसका वर्क होगा। तो जब उसको व्हीकल में अटैच होगा ना, तो वो व्हीकल जो कंप्लीट बनेगी ना आपकी, वो होगी आपकी फाइनल गुड। समझ आ रही, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने रॉ मटेरियल लाया वुड, एंड उस नेचुरल रॉ मटेरियल से आपने बनाया क्या, व्हीकल्स के लिए टायर्स, ठीक है। टायर्स बनाए, अब उस टायर को, वो टायर तो इंटरमीडिएट गुड्स है, जब उसको आपने व्हीकल में अटैच करा, एंड सॉरी हाँ, जब आपने उसको व्हीकल में अटैच करा तब वो बनता है क्या, फाइनल गुड, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आप लोग एग्जांपल पढ़ सकते हो। फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स के यहाँ पे डिफरेंशिएशन देनी हुई है। अब आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, मुझे मजा आने वाली है आप लोगों को। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, देखो अब तीन सेक्टर्स हमारे पास, टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। मैंने उल्टा बोला, फिर से पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तीन सेक्टर्स है। प्राइमरी मतलब फर्स्ट सेक्टर, सेकेंडरी मतलब सेकंड सेक्टर, टर्शियरी मतलब थर्ड सेक्टर। अब इनके अलग अलग नाम पढ़ो। प्राइमरी मतलब फर्स्ट सेक्टर होता है ना, जो बेस सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जब हम लोग मैन्युफैक्चर कर पाते हो। थर्ड सेक्टर जो होता है टर्शियरी सेक्टर, उसको हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर। तो ये तीन सेक्टर्स एंड इन तीन सेक्टर्स का अलग अलग डिफरेंट नाम, एनसीईआरटी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग होता क्या बेसिकली, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, है ना। अब हम लोग सब सुनते हैं ना कि हमारी कंट्री की जीडीपी इतनी है या हमारी कंट्री की जीडीपी उतनी है। जितनी ज़्यादा हमारी कंट्री की जीडीपी है, हम उतने ज़्यादा ऊपर हैं, है ना। हमारी कंट्री उतनी ऊपर है, हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी चल रही है जितनी हमारी जीडीपी अच्छी है। अब ये जीडीपी होती क्या, और ये जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है ना। जो ये फाइनल गुड्स बनते हैं ना हमारे, जैसे हमारे ये फाइनल गुड बना, ये हमारी बुक है, ये हमारी बुक फाइनल गुड है। अब ये फाइनल गुड का जितना प्राइस होगा ना, जिस प्राइस पे फाइनल गुड बिकेगी ना,
इन प्राइजेस को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जीडीपी बनती है। सरल भाषा में बताऊंगा तुम लोगों को। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था एक ईयरबड का, ठीक है, ईयरबड का हमने एक एग्जांपल लिया था। अब ये ईयरबड बनता है कैसे, कॉटन से बनता है एंड देन प्लास्टिक से बनता है, प्लास्टिक एंड कॉटन दोनों को मिला करके ईयरबड बनता है। अब एक कॉटन की जो प्राइस है वो 60 रुपीज़ है, जो प्लास्टिक के प्राइस 10 रुपीज़ है। इन दोनों की प्राइस को नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, हम प्राइस कैलकुलेट करेंगे ईयरबड की 100 रुपीज़ की प्राइस है, राइट। अब ये ईयरबड प्राइमरी सेक्टर्स में आया, फिर सेकेंडरी सेक्टर में आया एंड देन टर्शियरी सेक्टर में आया। तो किसके अंदर आ रहा है ईयरबड, ये ईयरबड आता है सेकेंडरी सेक्टर में, बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर में बना, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में किसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, कॉटन की एंड प्लास्टिक की वैल्यू कैलकुलेट होगी। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है ईयरबड की वैल्यू कैलकुलेट होगी एंड टर्शियरी सेक्टर के अंदर जो वहाँ पे सर्विसेज हमने दी हुई है उसकी जो है वैल्यू कैलकुलेट होगी। मैं तुम लोग को बताता हूँ, फिर से समझाता हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये 3 सेक्टर्स होते हैं। अब ये जो तीनों सेक्टर्स जितना इनकम अर्न करते हैं, जितना इनकम ये लोग अर्न करेंगे ना, उस इनकम को, ठीक है, उस इनकम को कैलकुलेट करके निकलती है हमारी जीडीपी। इतनी सी बात है और कुछ नहीं। मतलब इंडिया में हर साल कितना सामान बनता है, ठीक है, कितना प्रोडक्ट बनते हैं, कितनी ये बुक्स बनती हैं। सपोज करो पूरी दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं पूरी दुनिया में, सब कुछ हटाओ, पूरी दुनिया में कुछ नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ ये बुक है, ठीक है, ये एक बुक ही पूरी दुनिया में है और ये बुक ही लोगों को बेचनी है, ठीक है। तो अब ये बुक जो है वो हर साल ये कितनी बनती है, ये बुक्स कितनी सारी बुक, कितनी क्वांटिटीज में बुक्स बन रही हैं और किस प्राइस पे ये बुक्स बिक रही हैं, इसको टोटल कैलकुलेट करके हम लोग अपनी जीडीपी निकालते हैं और कुछ नहीं। अब ये बुक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर से होते हुए तुम्हारे पास आती है कंज्यूमर के पास। तो ये बुक का जितना प्राइस है ना, ये जितनी प्राइस से ये बुक बिक रही है और जितनी क्वांटिटीज इसकी बिक रही है, उसको टोटल कैलकुलेट करके हम लोग निकालते क्या है, अपनी जीडीपी निकालते हैं और कुछ बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ बात हम लोग। अब ये जीडीपी कैलकुलेट करता कौन है भैया, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक मिनिस्ट्री बना रखी है, वो इसको कैलकुलेट करती है, ठीक है। अब कुछ सेक्टर्स में चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या था, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर था, पास्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर था। अब तुम सोचो हिस्ट्री के टाइम पे प्राइमरी सेक्टर ही सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर था, सबसे ज़्यादा वर्कर्स वही काम करते थे एंड सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वही सेक्टर जनरेट करता था, बिकॉज प्राइमरी सेक्टर वॉज फॉर एग्रीकल्चर एंड नेचुरल सेक्टर। एंड पहले के ज़माने में कोई सेकेंडरी सेक्टर नहीं हुआ करता था, सेकेंडरी सेक्टर तो हुआ करता था लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम रेंज पे एंड बहुत कम प्रेजेंस थी उसकी। क्यों? बिकॉज तब बिजनेस ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, तब ज़्यादा बिजनेसेस थे नहीं, तब ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते नहीं थे, ठीक है। तो तब जो मेनली लोग थे वो लोग रॉ मटेरियल्स ही कंज्यूम किया करते थे डायरेक्टली। लाइक अगर किसी को एप्पल जूस पीना है, ठीक है, आज के टाइम पे आप लोग को एप्पल मिल्कशेक मिल जाएगा बॉटल्स के अंदर डाल के, ठीक है, वो फायर गुड है, आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम करो, वो बिजनेस से बनाया हुआ है। लेकिन पहले के टाइम पे लोग क्या क्या किया करते थे, डायरेक्ट ये एप्पल्स को ही फार्म से निकाल करके खा लिया करते थे, ठीक है, उसको डायरेक्टली बेच दिया करते थे, राइट। तो वो उनके लिए प्राइमरी सेक्टर था। तो प्राइमरी सेक्टर ही उस टाइम पे सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग सेक्टर हुआ करता था, उस टाइम पे सेकेंडरी सेक्टर कोई नहीं करता था, ठीक है, यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। फिर आया सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आया और उसने धूम मचा दी। लाइक सेकेंडरी सेक्टर फिर बढ़ गया, इतना ज़्यादा बड़ा सेकेंडरी सेक्टर कि आज के टाइम पे प्राइमरी सेक्टर कुछ नहीं है उसके सामने। मतलब आज के टाइम पे सेकेंडरी सेक्टर इज़ द हाईएस्ट सेक्टर, आज के टाइम पे नहीं, उस टाइम पे सेकेंडरी सेक्टर फिर क्या है, सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला जो है सेक्टर बन गया। जो मेनली जितने भी प्राइमरी सेक्टर में लोग काम किया करते थे, अब वो सेकेंडरी सेक्टर में आगे काम करने के लिए, क्योंकि बिजनेस बढ़ गए है ना, बिजनेस बढ़े, ठीक है, तो उनकी इनकम्स जो वर्कर्स को इनकम मिल रही थी वो भी बढ़ने लग गई, प्रॉफिट्स भी बढ़ने लग गए, ठीक है, लोगों को प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद आने लगे, ठीक है। जो रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली कंज्यूम किया करते थे पहले लोग, आज के टाइम पे वो बॉटल्स में कंज्यूम करते हैं। आपकी जो दादा दादी जी थे है ना, वो लोग पहले के टाइम पे एप्पल्स डायरेक्ट कंज्यूम करते थे, लेकिन आज के टाइम पे तुम लोग जाकर के जो है मार्केट से एप्पल जूस का जो है बॉटल लेके आते हो, ठीक है, एप्पल जूस के पैकेट लेके आते हो, ठीक है, डायरेक्टली एप्पल नहीं कंज्यूम कर रहे, एप्पल मिल्क शेक कंज्यूम कर रहे हो, राइट। तो ये सेकेंडरी सेक्टर का जो है प्रभाव वहाँ पे बढ़ा, ठीक है। उसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिली। टर्शियरी सेक्टर जो है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर है ना, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है एंड सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे इनकम जनरेशन वाला सेक्टर है। जितना ज़्यादा जीडीपी में जो है यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है वो टर्शियरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। बिकॉज व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में जितना भी इनकम जनरेट हुई है, जितना पैसा कमाया है उन्होंने, उन सबको मिला दो, बन गई आपकी जीडीपी, राइट, ठीक है। तो देखो इन पास्ट 100 ईयर्स देयर हैज बीन फर्दर शिफ्ट, जो है यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। मतलब टर्शियरी सेक्टर को मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन प्रोडक्शन में सेक्टर दिया हुआ है। मतलब टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है आज के टाइम पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर में जनरेट होती है। ये ग्राफ आपको सब कुछ बता देगा। 1973 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1973 1974 में अब प्राइमरी सेक्टर देखो कितना ज़्यादा ग्रोथ था।
टर्शियरी सेक्टर भी उस टाइम पे था, बिकॉज ये तीनों सेक्टर्स जब एक साथ रहेंगे तभी ही कुछ काम हो पाएगा, राइट। और उस टाइम पे कुछ बिजनेस जो है थे, बहुत कम बिजनेस हुआ करते थे उस टाइम के दौरान में, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है। प्राइवेट सेकेंडरी सेक्टर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। लेकिन 2013 2014 में क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर तो थोड़ा बड़ा, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई सेकेंडरी सेक्टर में, एंड टर्शियरी सेक्टर तो बूम हो गया, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर तो बूम हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब यहाँ प्राइमरी सेक्टर क्यों इतना नहीं बढ़ पाया, है ना। और जो जीडीपी ग्रोथ हुई है, जो जीडीपी ग्रोथ है वो टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये राइस हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर क्यों नहीं ग्रोथ हुआ। प्राइमरी सेक्टर पहले ग्रोथ में था, लेकिन अब ग्रोथ में क्यों नहीं है ना। उसने जो है यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ हो रही थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि लोग तो हैं काम करने, फार्मर्स तो बहुत है काम करने के लिए, लेकिन वो अपनी फुल प्रोडक्टिविटी पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो अपना फुल पोटेंशियल देकर के काम ही नहीं कर पा रहे हैं, वो फुल पोटेंशियल देकर काम ही नहीं कर पा रहे, दैट्स द रीज़न, है ना। और वो क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज आज के टाइम पे जो है यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है फार्मर्स को फेस करने पड़ रहे हैं, हाँ। बहुत लो रेट्स पर उनसे सामान खरीदा जाता है ना, बहुत लो रेट्स पर उनसे सामान खरीदा जाता है ना। और उसके साथ उन्हें लोन्स नहीं मिल रहे, वो डेब्ट्स में फंसे हुए हैं, कोई सुसाइड कर रहा है ना। एंड दे आर लाइक फेसिंग वेरी मच लाइक प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और इस रीज़न से जो है प्राइमरी सेक्टर इतना ग्रोथ नहीं हो पा रही प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। अब देखो टर्शियरी सेक्टर क्यों इतना ग्रो हुआ, उसका रीज़न क्या है। उसका पहला रीज़न ये है कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज जैसे कि क्या होता है, बेसिक सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डॉक्टर्स, ठीक है। पुलिस भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विसेज हुई है ना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इतने कॉलेजेस, इतनी यूनिवर्सिटीज़ बन गए, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनकी ग्रोथ इतनी हुई। तो इन सभी की ग्रोथ की वजह से जो है ना, गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। गवर्नमेंट ने भी इन सर्विसेज को बढ़ाने का जो यहाँ पे एक स्टेप आगे लिया, जिसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल के, गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोल के, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस खोल के, है ना, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन खोल के, जो यहाँ पे इस सर्विसेज को बढ़ावा दिया, जिससे जो है हमारे टर्शियरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। सेकेंड रीज़न ये है कि डेवलपमेंट इन प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब जैसे जैसे प्राइमरी सेकेंडरी जो है एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर बढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर और बढ़ा, वैसे वैसे टर्शियरी सेक्टर तो और बढ़ेगा ना, है ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद इंक्रीज इन इनकम लेवल। अब लोगों की इनकम बढ़ रही है, ठीक है, लोग ज़्यादा पैसा अर्न कर पा रहे हैं। अब अगर लोग ज़्यादा पैसा अर्न कर पा रहे हैं, अगर आप ज़्यादा पैसा अर्न कर पा रहे हो, तो आप जगह जगह घूमने जाओगे, ठीक है। आप घूमने जाओगे तो आप होटल्स में स्टे करोगे, ठीक है, होटल्स में स्टे करोगे, आप वहाँ खाना खाओगे, राइट। आप वहाँ खाना खाओगे, होटल्स में स्टे करोगे, वहाँ घूमोगे, तो उसका टूरिज्म का जो पैसा है, वो टूरिज्म क्या है, एक सर्विस है, तो उससे जो है टर्शियरी सेक्टर ग्रोथ होती है, ठीक है। जैसे कि शॉपिंग्स करते हो आप, वहाँ पे जाकर शॉपिंग करोगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, है ना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हो गई, टूरिज्म है, शॉपिंग है, तो इन सभी सर्विसेज की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज इन इनकम लेवल की वजह से जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड टर्शियरी सेक्टर अल्टीमेटली ग्रो हो रही है। उसके बाद चौथा रीज़न ये है कि इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। हम सब जानते हैं इंटरनेट कितना ज़्यादा ग्रो हो चुका है ना। ये भी एक रीज़न है, ताकि प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई, है ना, प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ हुआ, है ना, तो सर्विसेज भी जो है इंक्रीज रैपिडली होने लग गई, ठीक है। हाउएवर नॉन ऑल सर्विस सेक्टर्स आर ग्रोइंग इक्वली। अब इसका रीज़न क्या है, देखो हर जो चीज़ है उसके दो पहलू होते हैं। टर्शियरी सेक्टर जो है कंप्लीट सर्विस सेक्टर का बारे में बताता है हमें, ठीक है, जहाँ पे टर्शियरी सेक्टर तो ग्रो हो रहा है, लेकिन सारे सर्विस सेक्टर्स ग्रो नहीं हो रहे। लाइक देखो टर्शियरी सेक्टर एक पूरा सेक्टर है, वो पूरा ग्रो हो रहा है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर जो है पूरा का पूरा जो बनता है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों बनता है, जैसे टूरिज्म हो गया, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, है ना, आपके शॉपिंग्स हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गए। तो ये सारी चीज़ों से जो है ना अपना पूरा का पूरा जो है यहाँ पे सर्विस सेक्टर बनता है। लेकिन इसमें एक मेन चीज़ इंपॉर्टेंट जो है मिसिंग है, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी आती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। वो जो जिससे आप जूते साफ़ करवा रहे हो ना, वो जूते साफ़ करवाने वाला भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आपको साथ में अगर आप कहीं जैसे कि आप रिक्शा चल देखते हो, ठीक है, आप मार्केट जाते हो, तो जो रिक्शा पुलर्स होते हैं वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है, वो भी टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी ग्रोथ हो रही है नहीं, उनकी ग्रोथ नहीं हुई। तो यही बताया जाए कि टर्शियरी सेक्टर तो ग्रो हो रहा है, लेकिन सारे के सारे सर्विसेज सेक्टर्स जो है ना वो ग्रो नहीं हो रहे इसके अंदर, ठीक है। ये इसका मेन रीज़न है जो बताया गया यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट पीपल्स कहाँ एम्प्लॉयड है, ऑब्वियस सी बात है। देखो हमने क्या देखा कि जीडीपी ग्रोथ किसकी सबसे ज़्यादा थी, प्राइमरी सेक्टर की सबसे कम थी, लेकिन टर्शियरी सेक्टर की सबसे ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड किस में लोग हैं, प्राइमरी सेक्टर में। भाई देखो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो मैंने वही कहा कि सबसे ज़्यादा लोग अगर प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन वो फुल पोटेंशियल पर अपने काम ही नहीं कर पा रहे, बस काम कर रहे हैं।
है ना, अपना फुल 100% पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर पा रहे हैं और इस रीजन से प्राइमरी सेक्टर ग्रो नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे देखो जीडीपी ग्रोथ, देखो जीडीपी ग्रोथ पहले 1973 1974 में जो है ना, यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर उससे बेहतर था। ठीक है, लेकिन 2013-2014 में आकर के टर्शियरी सेक्टर इतना बढ़ गया, सेकेंडरी सेक्टर भी बढ़ा, लेकिन प्राइमरी सेक्टर उल्टा कम हो गया, जबकि एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। स्टिल टर्शियरी सेक्टर के अंदर सबसे कम एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में कितनी कम एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे इसका मेन रीज़न क्या है? ठीक है, इसका मेन रीज़न है अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जहाँ पे जो है किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास जॉब नहीं होती। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जिसमें इंसान के पास जॉब तो है, लेकिन वो अपनी फुल कैपेबिलिटीज़ पे वर्क ही नहीं कर पा रहा, ये होती है अंडर डेवलपमेंट, और यही प्राइमरी सेक्टर के साथ काम हो रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पे लोग काम ही नहीं कर पा रहे, आप काम ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। लेकिन अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आपके पास काम तो है, लेकिन आप काम कर नहीं पा रहे हो फुल पोटेंशियल पे अपने। ठीक है, 100% देखिए अपना काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये दिस इज ओनली वन टाइप। यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। ठीक है, मेन कॉज है राइज ऑफ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, ड्रॉप इन एग्रीगेट्स। ठीक है, डिमांड्स काफ़ी बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है, जो लोगों को रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए, जो लोगों को ये बुक बनाने के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है बिजनेस को, काफ़ी ज़्यादा हाई है, और इस रीज़न से लोग ज़्यादा लेबर्स को अपने पास रख नहीं पा रहे, बिकॉज उससे उनका लॉस हो रहा है। तो इस रीज़न से एम्प्लॉयमेंट हो रही है। बट अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों हो रही है? कॉज बाई डिस्पैरिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, है ना, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग स्किल्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन दिस केस ऑफ स्मॉल फार्मर। ठीक है, स्मॉल फार्मर के केस में हमने यहाँ पे जो अंडर डेवलपमेंट के नाम पढ़ने वाले। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट बिकॉज से यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट को हम लोग डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? दिस काइंड ऑफ एन अंडर डेवलपमेंट is hidden in the contrast to visible someone who does not have job and is clearly visible as underdeveloped, जिसका जॉब ही नहीं है और पूरा underdeveloped दिख रहा है ना, and that is disguised unemployment। उसको मैं कहेंगे disguised unemployment, also it's a type of an underdevelopment। ठीक है, और यहाँ पे तुमने लक्ष्मी का जो केस है वो तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है ना, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे दो टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट्स और होते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम लगाए जाते हैं अंडर डेवलपमेंट, उसको अंडर डेवलपमेंट कह सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे पीपल अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड, यहाँ पे वो दिख रहे हैं एम्प्लॉयड है, लेकिन वो एक्चुअली एम्प्लॉयड ही नहीं है, मतलब वो काम तो कर रहे हैं। ठीक है, वो एक्चुअली फार्मर्स हैं, लेकिन वो फार्मिंग ही नहीं कर रहे। कहने का मतलब है दिस इज यूजुअली हैपेंस अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फार्मिंग के बारे में। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या होता है? एंड दिस इज सिचुएशन इन विच पीपल्स आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स एंड ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। कुछ सालों को काम नहीं ढूंढ पा रहे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो कुछ सालों काम नहीं ढूंढ पा रहे एंड कुछ सालों को काम मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सीजनल कैरेक्टर ऑफ एन एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चर लेबर्स फाइनल वर्क्स ओनली ड्यूरिंग बिजी सीजन्स एज सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। ठीक है, देखो अब पूरे साल तो खेती नहीं होती है ना, खेती तो पूरे साल होती है, लेकिन हार्वेस्टिंग तो पूरे साल नहीं होती ना, राइट। तो जब सीजन्स होते हैं ना हार्वेस्टिंग के, मेनली जब मेन सीजन्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, उस टाइम पे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है, इसलिए लोगों को काम पे रख लिया जाता है। लेकिन जिस टाइम पे लोगों की ज़रूरत ही नहीं होती, तब उनको उस काम से निकाल दिया जाता है, तब उनको उस काम पे रखा नहीं जाता। बेसिकली ये बात है जा रही है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्ग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने दोनों चीज़ें समझ लिए, अंडर डेवलपमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट हमने दोनों चीज़ें समझ लिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। आ जाओ जल्दी इस शब्द को यार। ठीक है, ये दो चीज़ हमने पढ़ ली यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे लक्ष्मी का एग्जांपल देखा था। ठीक है, अंडर डेवलपमेंट ऑल्सो अकर्स इन अर्बन एरियाज। अब ये अंडर डेवलपमेंट जो होती है ना, अर्बन एरियाज में भी होती है। हमने क्या देखा, अंडर डेवलपमेंट क्या होती है कि जहाँ पे लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन काम ही नहीं कर रहे हैं, ये बेस फार्मिंग में होती है। लेकिन अर्बन एरियाज में भी होती है। अर्बन एरियाज में कहाँ होती है? बेसिकली जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, जो शू साफ करने वाले होते हैं, वो उनके साथ होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन सर्विस सेक्टर के अंदर ही जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जैसे कि पेंटर्स, प्लम्बर्स, रिपेयर शॉप्स, है ना, वो सारे लोग। ठीक है, वो सारे जो है यहाँ पे काम तो कर रहे हैं लेकिन काम ही नहीं कर पा रहे, उनको कुछ इनकम ही नहीं मिल पा रही है। ठीक है, एक तरीके से उनको जॉबलेस ही कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो लोग जो है डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फार्मर्स के लिए, बेसिकली फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट यहाँ पे फार्म्स जो है, यहाँ पे डैम्स और जो है वाटर जो सप्लाई कर सकती है इरीगेट करने के लिए, इरीगेशन के लिए। वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट कर सकती है कुछ। ठीक है, ताकि क्रॉप्स ग्रो होने में, है ना, कुछ जो है यहाँ पे हेल्प मिल सके फार्मर्स के लिए।
ठीक है। लोकल बैंक जो है यहाँ पे ओपन किए जा सकते हैं रूरल एरियाज़ के अंदर, जहाँ से जो है ईजीली लो इंटरेस्ट रेट पे क्रेडिट लोन्स मिल सके। वरना जो है मेनली फार्मर्स जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, जहाँ से वो फंस जाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रियल सर्विसेज। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि वो ग्रो हो सके, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, वहाँ पे इनकम जनरेट हो सके उस एरिया के अंदर। ठीक है। ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज वुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स, ठीक है, टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स इन लाइक टोमेटो। तो कोल्ड स्टोरेज अगर हम लोग ओपन कर दें तो फार्मर्स जितना भी जो सामान ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पोटैटोज, टोमेटोज हो गए, है ना, उन सबको स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए, है ना। लेकिन अगर वो जैसे कि अगर वो ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज में ग्रो कर रहे हैं, अगर उनके पास कोल्ड स्टोरेज ही नहीं तो लोग स्टोर ही नहीं कर पाते उसको काफ़ी टाइम के लिए, और वो खराब हो सकते हैं, जिससे उनका लॉस होता है ऑब्वियसली। एम्फेसिस एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेक्टर। अब सबसे ज़्यादा जो कमी है यहाँ पे फार्मिंग सेक्टर में वो है एजुकेशन की। लोगों के पास मैक्सिमम एजुकेशन ही नहीं, तो वो जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। अराउंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29, 5 से लेकर के 30 साल के बीच में 60% लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 51% लोग जो है यहाँ पे स्कूल्स गए हैं और उन्होंने एजुकेशन ली हुई है। ठीक है। वो बाकी की जो रेस्ट एंड पर्टिकुलर्स आर जो कि लेस देन 18 ईयर्स है, मे बी रेस्ट एट होम एंड सम दे आर चाइल्ड लेबर्स। ठीक है। एवरी स्टेट और रीजन से पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंक्रीज किया जाता है। ठीक है। हमने बोला कि हमने यहाँ पे फार्मर्स की हेल्प कैसे करनी है, अब हमको एम्प्लॉयमेंट भी तो इंक्रीज करनी है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे मेजर्स ले सकती है गवर्नमेंट। उसके लिए गवर्नमेंट ने नीति आयोग करके एक प्रोग्राम, एक एक्ट लॉन्च करा था, ठीक है, जिसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग जो है यहाँ पे, जिसमें नियरली 20 लाख जॉब्स जो है एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है यहाँ पे बनाई गई थी। ठीक है। उसके बाद एक और एक्ट आया था जिसका नाम था नाइग्रा, ठीक है, माइग्रा, सॉरी, MREGA, माइग्रा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। ठीक है, जो कि आया था अराउंड 2015 में, 2005 में। ठीक है, 2005 में ये एक्ट आया था, जिसमें जो है अराउंड 625 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है काम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया था। ठीक है, अंडर माइग्रा MGNREGA, ठीक है, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑल दोज वर एबल्स टू डू वर्क, है ना, उनको 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट गारंटी करी गई थी इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की वहाँ पे जो है प्लानिंग करी गई थी, और इस काम को फ्यूचर में भी हेल्प कर सके, प्रोडक्शन, लैंड की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के, तो इसके लिए यहाँ पे काम किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 2 सेक्टर्स और हम लोग पढ़ने वाले, तो हम लोग अब आ चुके हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, हमने टर्शियरी सेक्टर पढ़ लिया, हम देखा कि टर्शियरी सेक्टर कहाँ ग्रो हो रहा है, कहाँ कौन से सेक्टर्स जो है यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पा रही टर्शियरी सेक्टर के अंदर। ऑल्सो हमने देखा कि टर्शियरी सेक्टर कितनी रैपिडली ग्रो हो रहा है, क्यों रैपिडली ग्रो हो रहा है। ऑल्सो यहाँ पे सिर्फ फार्मर्स को दिक्कत हो रही है, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इन अनएम्प्लॉयमेंट को तोड़ा जा सकते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट की जा सकती है इंडिया के अंदर। ऑल्सो हमने देखा कि यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह से फार्मर्स की हेल्प कर सकती है। ठीक है, जो भी फार्मर्स हैं उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है, ताकि वो लोग अपने 100% पोजीशन पर काम कर सकें, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को ग्रो कर सकें। अब हम पढ़ने वाले हैं 2 डिफरेंट सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली यहाँ पे कांता एंड कमल का एग्जाम्पल दिया गया। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे जो है वर्क तो कर रहे हो आप, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स दोनों में जो इंसान है वो काम तो कर रहा है, एम्प्लॉय तो है ना, एम्प्लॉयड है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब वहाँ जहाँ पे जो इंसान है, जो एम्प्लॉयड है, जो इंसान एम्प्लॉय है, वो उसके पास अच्छी सिक्योरिटी है, उसके पास एक फिक्स जॉब है ना, फिक्स वर्किंग आवर है कि वो इतने से इतने टाइम के लिए ही काम कर सकता है ना, उसके लिए फिक्स्ड है, उसके लिए प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी है, उसको प्रॉपर फंड्स मिलते हैं, उसके लिए प्रॉपर PS खोल रखा है, प्रोविडेंट फंड खोल रखा है ना, उसको काफ़ी वेरियस फैसिलिटीज़ मिलती है उसके साथ, है ना, उसको एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, इंक्रीजिंग सैलरी मिलती है, ऑल्सो उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए काम किया जाना पड़ता है ताकि उस पर ज़्यादा प्रेशर ना डाल सके। ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पूरा का पूरा उल्टा होता है, यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, उनको बहुत काम करना पड़ता है, जिसके लेबर्स जो होते हैं, जो वेजेस पे काम करते हैं, जो लेबर्स काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उनको इमेजिन करो, उनको दिन रात काम करना पड़ता है, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती, उनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता ना, उनके लिए कोई फिक्स आवर टाइम होता है ना, उनकी जो इनकम होती है वो भी बहुत कम होती है, और इसका मेन रीज़न होता है कि उनके पास एजुकेशन इतनी नहीं होती, इस रीज़न से वहाँ पे जॉब नहीं ढूंढ पाते। पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जहाँ पे एक एजुकेटेड इंसान होता है, जिसके पास काफ़ी अच्छे स्किल्स होते हैं, एंड वो काफ़ी अच्छी बड़ी बिग कंपनी में काम कर रहा होता है ताकि उसको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सके। ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जहाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ग्रो हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो होने की वजह से जो है ना, आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है कम होने लग गई है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा जो है लोग काम कर रहे हैं, उससे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे जो है कंपनीज़ के पास जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं बची है ना, ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग हो चुके हैं, तो किस को एम्प्लॉय करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो नीचे नीचे हो रहा है।
ठीक है, ग्रो तो हो रहा है लेकिन वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। अगर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो और जितने भी जो लोग अनएम्प्लॉयड होने आ रहे हैं वो लोग अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं काम करने के लिए। ठीक है, बेसिकली मैंने तुम्हें पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर समझा दूँ, खत्म। अब यही चीज़ें सिर्फ यहाँ पे बताई गई है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतनी ही चीज़ें बताई गई, तुम लोग कोई PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तुम जाके कर सकते हो। अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वालों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इन वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट कर सकती है अपने लिए। ओके, है ना, हु दिस वल्नरेबल पीपल्स हु नीड्स प्रोटेक्शंस। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है, अब दो टाइप्स के अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जो कि रूरल एरिया में भी अर्बन एरिया में भी होते हैं। अर्बन एरिया में कौन से होते हैं, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर्स होते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा होता। ठीक है, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो रिक्शा पुलर्स होते हैं, also जो वेंडर्स होते हैं, जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे होते हैं, वो बहुत बेसिक इनकम अर्न कर रहे होते हैं, उनको बहुत काम कराता है। एक शेड्यूल नहीं होता उन लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो है मेनली फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स ही आएंगे। ठीक है, और कोई नहीं। ऑल्सो यहाँ पे इतनी चीज़ें बताई गई हैं अनऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब उसके बाद सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट पर्सन का एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट पर्सन अर्न कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में क्या है, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे जो है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जो है गवर्नमेंट जो है कोशिश करती है कि सोसाइटी में जो है ना मैक्सिमम जो है सर्विसेज वो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करे, या फिर एक रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करें, ताकि उन लोगों के पास वो सर्विसेज मिल सकें। अब जैसे तुम अगर हॉस्पिटल जा रहे हो, ठीक है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल आप जाते हो तो आपका 1 लाख का बिल बन जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ये काम करती है कि वो जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग रिच पीपल्स हैं, उनके पास से टैक्स कलेक्ट करती है, जिससे गवर्नमेंट का काफ़ी पैसा जम जाता है। और उस पैसे से वो जो है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, जो लो पॉवर्टी लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो पुअर पीपल्स हैं, उन लोगों के लिए जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स खोलती है, जहाँ पे वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में या फिर एकदम फ्री में जो है आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, वो वही पैसा होता है जो कि रिच पीपल्स के पास से टैक्सेस से लिया जाता है। आई होप समझ में आया होगा लोगों को। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट पे। ओके, यहाँ पे ऑल्सो जो है गवर्नमेंट का काम क्या होता है, हेल्थ केयर के लिए और एजुकेशन। जो तुम लोगों को मैंने कहा यार, पहले बता दिया तुम लोग को, ये चीज़ें सारी चीज़ें ना मैं तुम लोग को एकदम शॉर्ट में क्रिस्प में तुमको समझा दी। ठीक है, बताई सारी चीज़ें वही गई है। ठीक है, बताई वही चीज़ें गई है। ठीक है, कि वहाँ पे जो है गवर्नमेंट को हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे काम करना होता है। ऑल्सो गवर्नमेंट जो है बहुत कम कॉस्ट पे काम करती है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना है। जैसे रेलवेज़ में आजकल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में रेलवेज़ में गवर्नमेंट है। ठीक है, ऑल्सो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस। अब ये काम प्राइवेट वालों को दे नहीं सकते। ठीक है, अगर रोड्स, ब्रिजेस एंड रेलवेज का काम प्राइवेट वालों को दे देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। वो रोड तो बना देंगे लेकिन टोल के टैक्सेस 500, 1000 उतने कर देंगे भाई, क्योंकि उन लोगों को तो प्रॉफिट अर्न करना है, और तो प्रॉफिट अर्न करना है इसलिए। लेकिन गवर्नमेंट अगर इसमें इन्वॉल्व होती है तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो कॉस्ट को कम रख सकती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का पहले से पैसा है। ठीक है, राइट। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। इसके साथ यहाँ पे चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक लेक्चर को देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये मैंने पूरा तरह से ओवरव्यू दिया है। डिटेल में हम लोग गए नहीं है। डिटेल में अगर मैं जाता हूँ तो ये अराउंड 1 आवर 50 मिनट्स का लेक्चर, ये 1 आवर 30 मिनट्स का लेक्चर तो आराम से बन जाता। लेकिन मैं थोड़ा फास्ट मैंने करने की कोशिश करी है, जल्दी खत्म करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है, अगर आप लोग पसंद आते तो कर लेना, वरना ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।